नमस्कार दोस्तों। टाटा वो नाम है जो अपने अंदर देश की तमाम ज़रूरतों को समेटे हुए है, जो किसी तरह की पहचान का मोहताज नहीं है। देश में खाने की सबसे छोटी इकाई नमक से लेकर हवाई यात्रा तक में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले ग्रुप का दुनिया के कोने कोने में बोलबाला है। क्या आप जानते हैं टाटा कंपनी की नींव किसने और कैसे रखी थी? आखिर कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई? टाटा कंपनी को इतना बड़ा बनाने में किसका हाथ रहा? टाटा कंपनी अभी तक कितने हाथों में जा चुकी है? आज के इस खास वीडियो में आप टाटा समूह के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर आर के टॉक्स। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस वाले बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देश का सबसे चर्चित और सफल समूह टाटा की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। वे एक पारसी परिवार से थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेद टाटा ने 1858 में अपने पिता की बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। अपने 10 साल के अनुभव के बाद जमशेदजी टाटा ने 1868 में अपनी पहली मिल की स्थापना की, जिसमें रुई बनाने का काम किया जाता था। शुरुआती सफलताओं के बाद आगे चलकर जमशेदजी टाटा ने स्टील और पावर के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। फिर उसके बाद देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन को शुरू किया। उसके बाद से ही देश में लाखों युवाओं ने टेक्निकल के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा हासिल करना शुरू किया। जमशेद टाटा एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त थे। उन्होंने अपने देश और देश की जनता का खास ध्यान रखते हुए देश में अनेकों शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी, जिनमें लोग मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। एक बार जमशेदजी टाटा अपने एक दोस्त के साथ एक बड़े आलीशान होटल में जा रहे थे। तभी होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा, इस आलीशान होटल में भारतीयों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। जमशेदजी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को अपनी इंस्पिरेशन बनाया और उनके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। बस यहीं से देश के सबसे आलीशान होटल ताज की नींव रखी गई। वे चाहते थे कि देश में एक ऐसा 5 स्टार होटल बने जिसमें कोई न तो रूप रंग और देश विदेश के नाम पर जाने से रोका जाए। फिर क्या था, मुंबई में होटल ताज का निर्माण कराया गया। 1904 में अपने निधन से पहले जमशेद टाटा ने देश को अनेकों उपलब्धियां मुहैया कराई थी। उनके निधन के बाद टाटा कंपनी की बागडोर उनके बेटे सर दोराबजी टाटा के हाथों में आ गई। दोराबजी टाटा भी अपने पिता की तरह बिजनेस और देश की जरूरतों को समझते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया था। सर दोराबजी टाटा को अपने पिता से केवल व्यवसाय ही विरासत में नहीं मिला था, उन्हें सेल्फलेस होकर समाज के कल्याण के लिए नेक कार्य करने की प्रेरणा भी मिली थी। सर दोराबजी टाटा ने 27 मई 1909 के दिन बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की और 1912 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डोनेशन देकर वहां पर संस्कृत की पढ़ाई शुरुआत करने के लिए एक समिति का गठन कराया। दोराबजी टाटा को विज्ञान के अलावा स्पोर्ट्स से भी रुचि थी। उन्होंने इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की नींव भी डाली। 1919 में उन्होंने अपने खर्चे पर कुछ पहलवानों और एथलीट्स को एडवर्प गेम में हिस्सा लेने के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। उनका ये योगदान स्पोर्ट्स के प्रति उनके देश प्रेम और किस हद तक खेल को पसंद करते थे, इस चीज को दर्शाता है। भारत में पहली बार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई तो उन्हें अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। दोराबजी टाटा ने खेल और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के साथ साथ अपने पिता का सपना टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना भी की। बाद में सर दोराबजी टाटा ने एक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका नाम सर दोराबजी टाटा एंड अलाइंड ट्रस्ट रखा गया। इस ट्रस्ट को उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दान कर दी। ये ट्रस्ट बिना किसी भेदभाव के गरीबों के लिए शिक्षा और रिसर्च की प्रगति के लिए कार्य करता था। इनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए इनके बाद इनके कजिन भाई के बेटे JRD टाटा ने टाटा कंपनी की कमान संभाली। इन्होंने विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। देश का पहला कमर्शियल विमान पायलट का लाइसेंस भी इन्हीं के नाम दर्ज है। JRD टाटा को विमान उड़ाना और हवा से बातें करना बहुत पसंद था। उन्होंने भारत में विमान सेवा की शुरुआत की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिविल एविएशन सर्विस भी कहा जाता है। बाद में JRD टाटा ने भारत में टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की। हालांकि टाटा एयरलाइंस को भारतीय सरकार ने खरीद लिया था। इनके बाद टाटा कंपनी की बागडोर द लीजेंड रतन टाटा जी के हाथों में आ गई।
आज के टाइम में शायद ही कोई नाम होगा जो रतन जी का नाम नहीं जानता होगा। उनके द्वारा देश की प्रगति में दिए गए योगदान की लिस्ट काफी लंबी है। इन्होंने विरासत में मिले टाटा स्टील और टाटा पावर की बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा कंपनी ने भारत में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कदम रखा और टाटा मोटर्स की शुरुआत की। महज 9 सालों में ही टाटा कंपनी ने दुनिया की 36 बड़ी कंपनीज को अपने साथ मिला लिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम लैंड रोवर और जैगुआर जैसे बड़े ब्रांड शामिल थे। रतन टाटा जी की एक और बड़ी उपलब्धि साल 2021 में एयर इंडिया को सरकार से वापस खरीदना था। उन्होंने अपनी खुशी को ट्विटर पर वेलकम बैक लिखकर व्यक्त किया। रतन टाटा ने देश की सेवा और समाज की सेवा के लिए अपने पूर्वजों की तरह ही अनेकों कार्य किए हैं और अभी भी लगातार कर रहे हैं। कोरोना काल में रतन टाटा ने देश पर छाए संकट से उबरने के लिए हर संभव मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने 500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में भी दान दिए थे। टाटा कंपनी पूरे साल में 50,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स पे करती है, जबकि गोवा, हिमाचल प्रदेश और आसाम राज्य मिलकर भी इतना टैक्स पे नहीं कर पाते हैं। रतन जी को उनके बहुमूल्य योगदानों के लिए अलग अलग मंचों पर सम्मानित किया जाता रहा है। रतन टाटा अभी भी समाज कल्याण के कार्य निरंतर करे जा रहे हैं। लोगों की जिज्ञासा अब ये जानने में है कि टाटा कंपनी की कमान किसके हाथों में जाने वाली है, क्योंकि रतन टाटा की भी कोई संतान नहीं है, इसलिए ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है। दोस्तों, ये थी टाटा कंपनी के बारे में छोटी सी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।